ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक मींस बैक्टीरिया, और जहाँ पे ये समझा और जाना कि किस तरीके से डीएनए एप्लीकेशंस की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हो रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो कौन कौन से स्टेज पे लाइक एज इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन पे किस तरीके से आते हैं, किसका क्या रोल होता है, कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशन फॉर्क के टाइम पे यूज होता है, किनका किनका मूवमेंट के टाइम पे यूज होता है, किस प्रोटीन्स का एंजाइम का टर्मिनेशन के टाइम पे यूज होता है, राइट। ये सब कुछ हम लोग डील करके आ चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो या ट्रांसक्रिप्शन की बात हो, जब कभी भी डीएनए का अनवाइंडिंग होता है तो वहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है डीएनए में, जिसको आप सुपर क्वालिंग के नाम से जानते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए सुपर क्वालिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लिंकिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेगेटिव सुपर क्वालिंग, पॉजिटिव सुपर क्वालिंग, कैसे आप इसको जान पाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि अभी डीएनए हमारा नेगेटिव सुपर क्वालिंग में है या अभी पॉजिटिव सुपर क्वालिंग में है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है। ये सब कुछ बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर उस टाइम पे आप में से किसी को भी कहीं कुछ डाउट हो, जो चीज़ समझ में ना आए, तो आप अपना आसानी से उस चीज़ को पूछ सकते हैं। एज वेल एज आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूकैरियोटिक में डीएनए एप्लीकेशंस को भी। तो हमारा दो टॉपिक है आज की क्लास में, दैट इज डीएनए सुपर क्वालिंग के कॉन्सेप्ट को समझना, एज वेल एज डीएनए एप्लीकेशंस की प्रोसेस यूकैरियोटिक में। सो बेसिकली ये पीडीएफ आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ, और होपफुली कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। यहाँ पे सारा दैट इज डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, स्क्रीन होपफुली आपको दिखाई भी दे रही होगी। डीएनए सुपर क्वाइलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और डीएनए सुपर क्वाइलिंग को लेकर के जो फैक्ट हैं वो किस तरीके से हैं, कैसे आपको समझना है, इसको पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। नॉर्मली सुपर क्वाइलिंग का मतलब क्या है, उसको अगर सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको बताया गया कि हमारा जो डीएनए होता है, जिसमें कि वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा कि डीएनए के दोनों जो आपस में क्या होते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में होते हैं। ऐसे डीएनए को मतलब कि जहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक जो टर्न होता है, मतलब अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप बात करते हैं तो उसको आप बोलते हैं पर टर्न। सो पर टर्न पे इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ बेसिस जो होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज 10.5 होते हैं, राइट। इस फॉर्म में अगर डीएनए होता है तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रिलैक्स स्टेट के नाम से जानते हैं या रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही हेलिक्स टर्न का नंबर ऑफ बेसिस क्या हो, कम हो या ज़्यादा होना शुरू हो जाए, मतलब डीएनए आपका क्या हो और ज़्यादा कंस्ट्रेन होना शुरू हो जाए या और ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, सुपर क्वाइलिंग की जाती है। सुपर क्वाइलिंग का मतलब हो जाता है कि जो क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होती हैं, क्वाइलिंग के ऊपर अगर क्वाइलिंग होना शुरू हो जाए, सो क्वाइलिंग अपॉन क्वाइलिंग को आप सुपर क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। जैसे ये फिगर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से हैंड से क्या किया गया है, रोप मीन्स रस्सी को ऐसे ट्विस्ट किया गया है और पकड़ा गया है, राइट। और इस तरीके से आप देखिए कि जब आप इसको एक तरह से क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। आई थिंक कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। ओके, सो ये वाली जो फिगर जिसको अगर आप नंबरिंग 1 कर देंगे तो ये फिगर आपको बताता है कि नॉर्मल कंडीशंस में डीएनए आपका किस तरीके से अरेंज है। जहाँ पे इस फिगर को आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि दोनों जो हेलिक्स हैं, जो दोनों जो दैट इज डीएनए के स्टैंड हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, हेलिकल फॉर्म में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। विदाउट इस वाले एंड को आपको क्या करना है, दैट मीन्स एक तरीके से पकड़ा हुआ है, मीन्स होल्ड किया हुआ है, और एक साइड से आप क्या कर रहे हैं, डीएनए को ओपन कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका रेप्लिकेशन फॉर्क की स्टेज को दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है। तो जैसे जब आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये जो यहाँ पे टर्निंग थी दो रोप्स की आपस में, ये टर्निंग का जो दैट इज जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस तरीके से करते करते क्या होगा कि रस्सी जो होगी आपस में ही क्या करेगा, मुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्विस्टिंग अपॉन ट्विस्टिंग मीन्स क्वाइलिंग अपॉन क्वाइलिंग की जो प्रोसेस है, इस स्टेट को आप सुपर क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। मतलब क्या, जो डीएनए का दोनों स्टैंड होती है, वो दोनों स्टैंड जब ओपन होती है और ओपन होने के बाद आगे की तरफ मूव करता है, तो जो हेलिक्स टर्न होते हैं, उन हेलिक्स टर्न में
नंबर ऑफ बेसिस की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, मतलब वहाँ पे क्या होते हैं और कंडेंस होते जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन की स्टेट को आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप इस फ़ोन के केबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर आप देखिए, जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये पूरा का पूरा जो कॉइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, मीन्स खिंचता है, और आप दूर से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से बात कर लेते हैं। तो उस स्टेट में ये वाला जो पोर्शन है पूरा आपका क्या है, दैट इज़ द कॉइलिंग का है, या नॉर्मल स्टेट को आप बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है। और यही कॉइलिंग जब एक दूसरे पे कॉइलिंग करना शुरू कर दे तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको ट्विस्टिंग अपॉन ट्विस्टिंग दिखाई दे रहा है, ये स्टेट और ये स्टेट, ये सब क्या है, दैट इज़ द सुपर कॉइलिंग के स्टेट को बताते हैं। तो सुपर कॉइलिंग जो है वो बेसिकली क्या है, डीएनए का जो नॉर्मल अरेंजमेंट होता है उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंजमेंट है। और सुपर कॉइलिंग करना बायोलॉजिकली क्या है, फिजिबल है, और उसका एक सिग्निफिकेंट है। डीएनए अपने आप को मिनिमम से मिनिमम एरिया में न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या करता है, रखना चाहता है, या न्यूक्लियड के फॉर्म में रखना चाहता है। सो उस तरीके से एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ये अपने आप को और ज़्यादा क्या करता है, कंडेंस करता है, सुपर कॉइल करता है। ऐसा सुपर कॉइलिंग करके ये मैक्सिमम डीएनए के लेंथ को छोटे से एरिया में क्या करता है, दैट इज़ द कॉम्पैक्टली पैक करा पाता है। तो इसलिए बायोलॉजिकली जो आपके सेल्स में पाए जाने वाले डीएनए होते हैं, वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो कॉइलिंग का फॉर्म है वो सुपर कॉइलिंग के फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो सुपर कॉइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि दोनों डीएनए के जो हेलिक्स हैं, दैट मीन्स स्ट्रैंड हैं, उनका आपस में जो ट्विस्टिंग होती है, उन ट्विस्टिंग को और कंडेंस कर दिया जाए। तो ट्विस्टिंग अपॉन ट्विस्टिंग अगर हो, मीन्स कॉइलिंग अपॉन कॉइलिंग हो, तो उस कॉन्सेप्ट को आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, दैट इज सुपर कॉइलिंग मीन्स द कॉइलिंग ऑफ द कॉयल, मीन्स जो कॉयल आपको दिए गए हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है कि जो डीएनए के स्टैंड है वो सिमिलर किसके है, कॉयल के हैं। तो उस कॉइलिंग के ऊपर क्या हो, कॉइलिंग होना शुरू हो जाए, मीन्स फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग होना शुरू हो जाए, तो उसी स्टेट को आप सुपर कॉइलिंग के नाम। ये कौन है जो इतना लेट से क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? अमित कुमार। ओके, सो होपफुली कि ये दोनों फिगर से आप ये समझ पा रहे होंगे और आपके दिमाग में एक इमेज बैठ पा रहा होगा कि सुपर कॉइलिंग का लिटरली मीन क्या है और सुपर कॉइलिंग की ज़रूरत क्यों है। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ों को समझा कि डीएनए का जो कॉइलिंग फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये हेलिकल फॉर्म से और ज़्यादा क्या हो, कॉइलिंग होना शुरू हो जाए, तो उसको आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। और ये होगा कब, जब उस डीएनए पे क्या होगा, और ज़्यादा कोई कांस्टेंट बने, कोई दबाव बने, और ज़्यादा कंडेंसेशन की ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये सुपर कॉइलिंग होगा। क्यों होगा और कब होगा, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कभी भी डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो या की प्रोसेस हो, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, डीएनए का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ओपन होगा, राइट। और जब ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दैट इज दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे, तो इस तरीके से नेक्स्ट वाली आगे वाली जो स्ट्रैंड होगी उन पे क्या होगा, प्रेशर आपका बढ़ेगा, और उस प्रेशर की वजह से जो पर हेलिक्स टर्न में नंबर ऑफ बेसिस आ रहे थे उनकी बेस की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब हेलिक्स टर्न का नंबर घटेगा और पर टर्न जो बेसिस के नंबर थे वो क्या होंगे, आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बेसिकली डीएनए और क्या होगा, हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक्ड हो जाएगा। उसी हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म को ही आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। तो सवाल कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर डीएनए सुपर कॉइलिंग के जो फेजेस हो रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो क्या लॉस होगा सेल्स का, और डीएनए सुपर कॉइलिंग की ज़रूरत क्यों है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकली। तो आपको समझाना पड़ता है कि सिंस डीएनए जस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर्स एंड हैव वेरी 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 लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। सो बहुत ज़्यादा दूर तक का होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है लेंथ में, तो उस लेंथ को छोटे से न्यूक्लियस में कॉम्पैक्टली पैक्ड करने के लिए उस डीएनए को क्या करना पड़ता है, सुपर कॉइल होने की ज़रूरत होती है। सो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि उस पूरे इंटायर डीएनए के लेंथ को छोटे से जीनोम में कॉम्पैक्टली पैक्ड करने के लिए, अरेंज करने के लिए डीएनए में सुपर कॉइलिंग की प्रोसेस क्या है, होती है। और ये सुपर कॉइलिंग हो क्यों रही है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीएनए की जो स्टैंड है वो एक एंड से इस तरीके से लॉक्ड है, और कहीं बीच से या किसी एक एंड से क्या हो रही है, मेल्ट होकर के वो ओपन हो रही है। तो आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि दो आप धागे लीजिए, पहले आप उनको एक दूसरे पर रैप कर दीजिए,
और एक एंड से आप क्या कीजिए, उसको पकड़ लीजिए और दूसरे वाले एंड से आप दोनों धागे को खोलिए, जैसे जिस तरीके से ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि जैसे जैसे आप खोलते हुए जाएंगे, दूसरे हाथ में जो पकड़े हुए हैं उसकी तरफ आप जब मूव करेंगे तो आपको मिलेगा कि रस्सी और ज़्यादा आपकी क्या हो रही, शॉर्ट होती जा रही है। उसमें जो उसका ट्विस्टिंग था या जो जो कॉइलिंग थी वो और ज़्यादा कंडेंस होती जा रही है, और एक टाइम पर आएगा तो रस्सी क्या होगी, मुड़ना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से क्या होगी, फोल्ड होना शुरू हो जाएगी। इसी स्टेट को आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। सो देखते हैं कि सुपर कॉइलिंग को लेकर के फैक्ट्स क्या क्या कहते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है। नंबर पहला है दैट इज सुपर कॉइलिंग का मीन क्या हो गया। डीएनए इज कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स विद बोथ स्टैंड ऑफ द डीएनए कॉइलिंग अराउंड एन एक्सिस। इमेजिनरी एक एक्सिस होती है, इसी एक्सिस के दोनों तरफ दोनों स्टैंड क्या होती हैं, आपस में क्या होते हैं, कॉयल होते हैं। और इन्हीं के कॉइलिंग के कंडेंसेशन हो जाने से कॉइलिंग का परसेंटेज और बढ़ जाए। नॉर्मली आपने पढ़ा कि डबल हेलिक्स के मॉडल के रूप में एक हेलिक्स टर्न में बेसिकली 10.5 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो इन्हीं का जो हेलिक्स टर्न है उस टर्न की संख्या कम हो, मतलब कम से कम हेलिक्स टर्न में मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस का नंबर क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, उस फॉर्म को आप डीएनए सुपर कॉइलिंग के फॉर्म में देखेंगे या समझते हैं। फर्दर कॉइलिंग ऑफ द एक्सिस अपॉन इटसेल्फ प्रोड्यूसेस द डीपर डीएनए सुपर कॉइलिंग। ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके डीएनए के स्ट्रैंड ऐसे ओवरलैप किए होते हैं, कॉइल किए होते हैं। फर्दर इन्हीं कॉइल किए हुए डीएनए का उसके ऊपर और कॉइलिंग होना, मतलब कॉइलिंग अपॉन कॉइलिंग को ही आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। When there is no net bending of the DNA axis upon itself, the DNA is said to be relax state। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी डीएनए के स्टेट में कोई बेंडिंग नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, कोई कंस्टेंट नहीं डाला जा रहा है, तो उस स्टेट में आप बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको रिलैक्स स्टेट में बोलते हैं। रिलैक्स स्टेट का मतलब हो जाता है कि एक जो हेलिक्स टर्न होगा, उस हेलिक्स टर्न में नंबर ऑफ बेसिस कितने होंगे, 10.5 बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे। जब आपका डीएनए कांस्टेंट फॉर्म में होगा, मीन्स स्ट्रेस में होगा, बेंडिंग फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे नंबर आपको ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे देखेंगे कि इसके बेसिस पे कैसे डीएनए सुपर कॉइलिंग का नेचर नेगेटिव एंड पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट होता है या रिपोर्ट किया जाता है। राइट, तो रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या हो गया, दैट इज डीएनए हैविंग 10.5 बेस पेयर पर टर्न। अगर एक टर्न पे डीएनए का बेस पेयर की संख्या 10.5 है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द रिलैक्स बोलेंगे। और रिलैक्स केस में क्या होगा, इस इमेजिनरी एक्सिस के दोनों तरफ जो एंटी पैरेलल मैनर में स्टैंड होती है वो क्या किए होते हैं, कॉइल किए हुए होते हैं। इस फॉर्म में आप बोलेंगे दैट इज द रिलैक्स स्टेट। अब ये जब और ज़्यादा कॉइल करेगा, मतलब कॉइलिंग के ऊपर कॉइलिंग होगी, तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ डीएनए ट्रांजिशन स्ट्रक्चर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, एक इंटरनल है और ये खुद से होता है, ऐसा नहीं कि कोई बाहरी फैक्टर आता है। ये आपके सिस्टम में होने वाली ऑटोनमसली और आपके अनकंट्रोल्ड, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपकी विलिंग कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है और वो इंटरनली होती है। दैट्स वाई आप इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डीएनए के टर्सरी स्ट्रक्चर्स का सुपर कॉइलिंग का होना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माना जाता है, और ये हाईली कंट्रोल्ड मैनर में होता है और रेगुलेट मैनर में होता है कि कब किस फॉर्म में डीएनए को रहना है, किस तरीके से अरेंज्ड होना है, कैसे पैक्ड होना है, ये सब कुछ हमारी बॉडी में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या है, ऑपरेट किया जाता है। इट अकर्स इन ऑल सेलुलर डीएनए एंड हाईली रेगुलेटेड बाय द ईच सेल्स। बताया जा रहा है कि ये सभी सेल्स में पाया जाने वाला प्रोसेस है मीन्स डीएनए सुपर कॉइलिंग का, और ये काफ़ी ज़्यादा सेलुलर लेवल पे क्या किए जाते हैं, रेगुलेट भी किए जाते हैं सही तरीके से, कि कैसे डीएनए की सुपर कॉइलिंग होनी है और डीएनए सुपर कॉइलिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होता है, क्या इसकी ज़रूरत है। डीएनए विद वन टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स पर 10.5 बेस पेयर डीएनए इज रिलैक्स्ड रादर देन सुपर कॉइल्ड। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया कि अगर किसी भी डीएनए में पर हेलिक्स टर्न पे 10.5 बेस पेयर आपको देखने को मिलता है, तो आप उस डीएनए को रिलैक्स बोलते हैं। उस कंडीशन में आप उसको सुपर कॉइल्ड के फॉर्म में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मोस्ट सेलुलर डीएनए इज अंडरबाउंड, मतलब कि इनमें नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या रिलैक्स डीएनए की कंपेरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा होगी, पर टर्न की संख्या क्या होगी, कम होगी। जैसे इस लाइन को आप समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या है, 200 बेस पेयर है, राइट। अब इस 200 बेस पेयर को एकोमोडेट करने के लिए जो डीएनए होगा, उस डीएनए में लगभग कितने आपके पर टन आएंगे, मान लीजिए 10.5 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 20 मान लीजिए फॉर एग्जांपल।
थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन मैं 20 अप्रॉक्स मान ले रहा हूँ। तो ये 20 क्या होंगे, आपके पर टर्न होंगे, हेलिक्स पर टर्न होंगे, राइट। मतलब कि डीएनए में इतने आपके क्या बनेंगे, टर्न बनेंगे। ये फॉर्म क्या कहलाएगा, दैट इज द रिलैक्स डीएनए। इसी 200 बेस पेयर को अरेंज करने के लिए ये हेलिक्स टर्न के नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। लाइक है जहाँ पे 20 है तो ये 18 हो जाए या 17 हो जाए। उस केस में क्या होगा कि जो आपके बेसिस होंगे उनके बीच की गैप कम हो जाएगी, और जो पर हेलिक्स टर्न में आपके 10 बेस पेयर आ रहे थे, 10.5 आ रहे थे, इनकी नंबर बढ़ करके 12 से 15 हो जाए या 12 से 14 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये हेलिक्स टर्न का नंबर क्या होगा, कम होगा, लेकिन बेस पेयर के नंबर जो होंगे पर हेलिक्स में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसे कंडीशंस को आप अंडरबाउंड के नाम से जानते हैं। मतलब कि ये रिलैक्स्ड डीएनए के कंपैरेटिवली हाईली कॉम्प्रेस्ड होता है, और यहाँ पे पर हेलिक्स टर्न की नंबर क्या होती है, कम होती है, लेकिन पर हेलिक्स टर्न पे नंबर ऑफ बेस पेयर का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की गई कि 200 बेस पेयर को नॉर्मल डीएनए में अगर आप देखेंगे तो उसको एडजस्ट करने के लिए 20 हेलिक्स टर्न पाए जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर वो डीएनए आपका सुपर क्वाइल के फॉर्म में है या क्वाइलिंग सुपर क्वाइलिंग के फॉर्म में है, तो वहाँ पे ये पर हेलिक्स टर्न की संख्या क्या होगी, 17 से या 18 मान लीजिए हो जाएगी। तो उसके हिसाब से ये जो नंबर होगा 10.5 बेस पेयर का, ये बढ़ करके 12-13 के हिसाब से आ जाएगा। तो अंडर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट जितने भी बायोलॉजिकली एक्टिव सेल्स होती हैं उन सभी में डीएनए आपका कैसा है, सुपर क्वाइल फॉर्म में है, रिलैक्स्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। सुपर क्वाइल फॉर्म में होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि उसको छोटे से छोटे मिनिमम से मिनिमम एरिया में क्या करना है, रखना है। और थर्मोडायनामिक्स और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सुपर क्वाइलिंग का डीएनए आपको फेवरेबल है, क्योंकि वो कम से कम एरिया को कवर करता है। तो उस कम से कम एरिया के लिए उसको एनर्जी क्या करनी है, खर्च करनी पड़ती है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में वही चीज़ें फेवर की जाती हैं जो कि बायोलॉजिकली क्या हो, सूटेबल हो, और उसके लिए थर्मोडायनामिकली क्या हो, फेवरेबल हो। तो इन दोनों ही पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो अंडर बाउंड जो कंडीशन होता है उस कंडीशंस में पर टर्न पे बेस की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और उतने ही सेम नंबर ऑफ बेस पेयर को एकोमोडेट करने के लिए हेलिक्स टर्न की संख्या क्या होगी, आपकी कम हो जाती है। ऐसे कंडीशंस को आप अंडर बाउंड बोलते हैं। यहीं पे एक दूसरा टर्म आता है, दैट इज ओवर बाउंड। इसको इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब आपके सपोज यहाँ पे सेम वही हो, मतलब 200 बेस पेयर को एकोमोडेट करने के लिए अब पर हेलिक्स टर्न के नंबर जो 20 है वो क्या हो जाए, आपका 22 हो जाए। और उस केस में ये पर टर्न पे नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या क्या होगी, 10.5 से कम हो जाए। इसका मतलब दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, और डीएनए आपका रिलैक्स्ड फॉर्म से हो, रिलैक्स से भी क्या होगा, ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। उस कंडीशंस को आप ओवर बाउंड के नाम से जानते हैं। अंडर बाउंड होगा तो उसको आप नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, ओवर बाउंड होगा तो उसे आप पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। नॉर्मली कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द सेल्स में क्या है, आपका डीएनए कैसा होगा, ओवर बाउंड होगा। इसका मतलब जो सुपर कॉइलिंग का स्टेट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होगा ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकली एक्टिव सेल्स में जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया कि ये अंडर बाउंड का कंडीशन का मतलब क्या होता है, कैसे ये आपका डीएनए को फेवर करता है, इसके बेसिस पे कैसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव के नाम से समझते हैं या जानते हैं। तो रिलैक्स्ड डीएनए क्या है, अंडर बाउंड डीएनए क्या है, ओवर बाउंड डीएनए क्या है, ये तीन टर्म आपको यहाँ सर पे समझ। सर मुझे समझ में मतलब मुझे डाउट है। अंडर बाउंड मतलब कम बाउंड होना चाहिए और ओवर बाउंड मतलब ज्यादा बाउंड होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मतलब कंफ्यूज। ओवर मतलब किसी को हाँ हाँ बोलिए। ओवर यानी ज्यादा ज्यादा बाइंडिंग बाउंड करना होना चाहिए, अंडर यानी कम होना चाहिए। ओवर का मतलब होता है वहाँ पे पर टन की संख्या ज़्यादा होगी, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, मतलब जो नंबर ऑफ बेसिस होंगे पर टन पे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, पर टन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अंडर बाउंड का मतलब होता है पर टन की संख्या कम होगी, नंबर ऑफ बेस पेयर जो होंगे पर टन पे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये वाला जो फॉर्म होता है ये हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ पे डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। और ओवर बाउंड का मतलब होता है कि डीएनए आपका रिलैक्स फॉर्म है, रिलैक्स से भी क्या है, रिलैक्स हो जाए, मतलब उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएंगे, बेस पेयर की संख्या पर टन पे क्या होगी, कम हो जाएगी। दो कॉन्सेप्ट हैं, पर टन का नंबर बढ़ना और
पर टर्न पे बेस पेयर का नंबर घटना या बढ़ना, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। डीएनए अगर आपका अंडरबाउंड होगा, इसका मतलब वहाँ पे पर टर्न के नंबर क्या होंगे, कम होंगे, बट पर टर्न बेस पेयर की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। उस कंडीशंस को आप अंडरबाउंड बोलते हैं, जिसमें आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आता है। और जब आपके पर टन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन पर टन पे बेस पेयर की संख्या क्या होगी, कम होगी, उस कंडीशंस को आप ओवरबाउंड बोलते हैं और आप उसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के कि अंडर बाउंड का मतलब आप कम समझ रही हैं, ओवर बाउंड का मतलब ज़्यादा समझ रही थी। यहाँ पे ओवर बाउंड का मतलब जो समझ रही हैं वो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्न की संख्या वो आपकी बढ़ रही है। नंबर ऑफ टर्न की संख्या जब कम होगी तो उसे आप अंडर बोलेंगे, और उस नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज़्यादा होगी तो आप ओवर बोलेंगे। नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ेगा इसका मतलब डीएनए आपका फैलेगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बेस पेयर आपके उतने ही हैं, लेकिन उन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस और बढ़ गई, जिससे कि जो 10.5 आ रहे थे वो 10.5 के बजाय वो 8.5 या 9.5 आना शुरू हो जाएंगे। तो उतने ही बेस को एकोमोडेट करने के लिए हेलिक्स टर्न की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। उस केस में आप उसको ओवरबाउंड बोलते हैं। यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगेगा या नहीं है कि ओवरबाउंड का मतलब ज़्यादा डीएनए का बेस पेयर होना और अंडरबाउंड का मतलब कम बेस पेयर का होना। ऐसा नहीं है। अंडरबाउंड का मतलब होता है फ्यूअर, मतलब फ्यू लेस नंबर ऑफ हेलिक्स टर्न। ओके। जैसे आप ये एग्जाम्पल को सर देखिए, आप यहाँ पे समझिए, गूगल का। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे इस वाले अगर एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्न हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो टर्न हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीन टर्न हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ चार, फिर यहाँ से यहाँ पाँच, फिर यहाँ से यहाँ छः, फिर यहाँ से यहाँ सात, फिर यहाँ से यहाँ आठ। इस वाले डीएनए में एट मतलब एट टर्न है, जो कि ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है। अब आपका डीएनए पे जब स्ट्रैंड पड़ा तो यहाँ पे 7 ही टर्न रह गया, लेकिन बेस पेयर की संख्या आपकी उतनी ही है। यहाँ पे अब क्या हो गए, 7 हो गए। इसी फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, दैट इज डीएनए सुपर कॉइलिंग, और इसको आप बोलते हैं अंडरबाउंड। ये अंडरबाउंड में है। अंडरबाउंड का मतलब, स्ट्रेंड का मतलब क्या है? सर स्ट्रेंड मीन्स क्या है? स्ट्रेन का मतलब होता है दबाव या उस पे प्रेशर पड़ना या कॉम्प्रेक्स होना। ओके। मतलब ये रिलैक्स फॉर्म में है और ये स्टैंड फॉर्म में है। मतलब जब डीएनए की कहीं से भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ओपनिंग हुई तो आगे वाली जो स्टैंड है या आगे वाला जो डीएनए का पार्ट है वो स्टैंड हो गया, मतलब स्ट्रेस में आ गया। और उस स्ट्रेस कंडीशंस में क्या हो गया, डीएनए के बीच का जो बेस पेयर का जो गैप था वो मिनिमम हो गया, जिसकी वजह से पर टर्न के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे भी आपके उतने ही डीएनए की लेंथ है, यहाँ पे भी डीएनए की लेंथ उतनी ही है। मतलब लेंथ से मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर उतने ही हैं, लेकिन ये कम एरिया में कवर हो गया, ये ज़्यादा एरिया में कवर हो रहा है। इतने ही बेस पेयर को कवर करने के लिए यहाँ पे हेलिक्स टर्न की संख्या कितनी हो गई, 7, यहाँ पे कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ऑब्वियसली अगर उतने ही बेस पेयर को 8 टर्न में एकोमोडेट किया जाएगा और 7 में किया जाएगा, तो दोनों में जो पर हेलिक्स टर्न बेस पेयर की संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे नंबर कुछ और होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो अंडर बाउंड कंडीशंस में हमेशा हेलिक्स टर्न के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन बेस पेयर के नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं पर टर्न पे। यस सर। ठीक है। सुजाता, अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसको डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक बार दिमाग में अगर आपके जो चीज़ बैठ जाएगा ना तो आप यहाँ पे तो मान लीजिए मान जाएंगी, लेकिन शायद आपके एग्जाम के टाइम पे ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर आप वही करोगे जो आपके दिमाग में है। तो अभी ये जो अंडर सर बाउंड और गूगल ओवर बाउंड के करने पे कॉन्सेप्ट। हाँ। अंडर बाउंड मतलब जैसे ओपन हो रहा है ना, वैसा दिखा रहा है उस चीज को कि कोई डीएनए अगर अरे गूगल में जो कॉइल। दिखा रहा है उसको आप समझिए, ये ओपन जो हो रहा है ना, ये ओपन इमेजेस होने के में भी बाद दिया इधर, हुआ है सर, ओपन इमेज। जो हो रहा है इधर के बाद जो चीज आ रही है ये आपकी अंडर बाउंड है। यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो वो आपके बेस पेयर का जो टर्न होगा, पर टर्न की संख्या क्या होगी, अभी कम होगी। यही चीज आपको यहाँ पे दिखाया दे रहा है। आप उसको गूगल जो कर रहे हैं उसको सही से पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है अंडर बाउंड के लिए। ओके सर, ठीक है। मतलब ओपन होना ही अंडर बाउंड है ना, मतलब ओपन होगा जब। देखिए जैसे नॉर्मल डीएनए अगर आपका है तो वो रिलैक्स फॉर्म में है, एक एग्जांपल के तौर पे। लेकिन जब आपका कहीं पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बबल का फॉर्मेशन होगा, और जब वो आप दोनों स्टैंड से क्या होगा, वो मूव करेगा, मतलब रेप्लिकेशन फॉर की तरफ,
आगे की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, आगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब वहाँ पे प्रेशर पड़ेगी, उस कंडीशन पे वो क्या होगा, अंडर बाउंड होगा। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये मान लीजिए पूरा हाथ जो है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क जैसा, इमेजिन कीजिए, ये देखिए, अब दिखाई दिया। तो इस ओपन वाले बबल फॉर्मेशन के इस साइड में भी या इस साइड में अगर आप देखेंगे जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करेगा, आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगी, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये डीएनए क्या होगा, आपका सुपर कॉयल होगा। यस सर। ठीक है। अभी भी कुछ डाउट हो तो उसको आप पूछ लीजिए, डाउट एक बार ही आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक के लिए सही चीज़ चली जाएंगी। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा तो आपका दिमाग में जो चीज़ बैठा हुआ है ना वही हावी हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, और फिर आप सवाल गलती करके चले जाओगे तो ये बड़ा अफसोस और रिग्रेट वाली बात होगी कि इतना पढ़ने और पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। सर चलिए। इसमें ये ओपन हो रहा है, उसमें अंडर बाउंड और ओवर बाउंड साथ साथ में है कि एक ही सीक्वेंस हो रही है? देखिए, होता ये है कि जब आप रेप्लिकेशन की प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होती है, तो जिस तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता है उधर की तरफ अंडर बाउंड होता है, क्योंकि डीएनए और स्ट्रैंड में जाएगा। जो न्यूली डीएनए आपके बन रहे होते हैं उधर की तरफ ओवर बाउंड होता है। तो अंडर बाउंड का कॉन्सेप्ट हमेशा रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के डायरेक्शन में देखने को मिलता है, और ओवर बाउंड का कॉन्सेप्ट हमेशा उसके पीछे देखने को मिलता है, क्योंकि वो डीएनए अभी न्यूली न्यूली बनी हुई तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर कहाँ पे है, जहाँ पे स्टैंड आपकी ओपन हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो रहे हैं। सर, जी। इसका मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा वो ओवर बाउंड होगा? देखिए, जो न्यूली सेंसाइज स्टैंड होगा, स्टैंड होगी, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, वो रिलैक्स भी हो सकता है, वो ओवर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रेप्लिकेशन फॉर्क के कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो डेफिनेटली वो पीछे वाला क्या होगा, ओवर बाउंड होगा, नो डाउट। पॉइंट, यस सर, यस सर। ठीक है। पूछिए पूछिए, जल्दी जल्दी आप लोग अपने अपने डाउट्स को पूछिए। ये टॉपिक थोड़ा सा वैसा है ही जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं और बुक्स में क्लियरली कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो सर अभी मुझे क्लियर हो गया। अभी अगर डाउट है तो आप उसको पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये रेप्लिकेशन बबल के साथ वाला नहीं समझ में आया कि रेप्लिकेशन बबल जैसे बन रहा है तो उससे किस डायरेक्शन में 5:3 वाला कंसेप्ट के साथ एक बार बता दीजिए। ये सारे में जो लिखा हुआ ना इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, ये वाला जो इमेज है इसको आप प्रैक्टिकली करना, ठीक है। अभी क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आप ऐसे दो एक रस्सी लेना, इसको फोल्ड एक बार और ऐसे टर्न कर देना, और इसको दोनों को दोनों क्या करना, ऐसे आप मतलब क्रॉस कराना, इसको फोल्ड करना, दोनों हाथ से पकड़ करके। एक हाथ पे आप इसको पकड़े रहना और इसकी तरफ से आप ओपन करना, देखना क्या होता है। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप इसको ओपन करेंगे आगे की तरफ क्या होगी, ये रस्सी आपकी टाइट होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रस्सी अपने ऊपर ही क्या करेगी, कॉइलिंग करना शुरू कर देता है। ये जो इमेज है, आप इस इमेज को देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये भी आपका पूरा एक डीएनए का स्टैंड है, और ये भी पूरा क्या है, आपका डीएनए का स्टैंड है। अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये दो आपके क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क हैं, एक यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे, और इस तरीके से। तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट, इसके आगे जब आप मूव करते हो, मतलब यहाँ पे डीएनए मेल्ट हुआ, तो डीएनए मेल्ट होने के बाद आगे वाली जो स्ट्रेन होगी, डीएनए का स्टैंड होगा ना, इस पे प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या ज़्यादा हो जाती है पर हेलिक्स टर्न पे। इस वाले को आप बेसिकली बोलते हैं दैट इज द अंडर बाउंड। ठीक है। जो रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में डीएनए होगा उसको आप बोलते हैं अंडर बाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इसके पीछे जो नई स्टैंड बन रही होती है, चूंकि वहाँ पे कोई मेल्टिंग नहीं हो रहा होता है, इसलिए इसके कंपेरेटिवली ये वाली स्टैंड जो होगी वो क्या होगी, दैट इज द ओवर बाउंड होगी। ओवर का मतलब रिलैक्स्ड, ओवर का मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, अंडर का मतलब है यहाँ पे ज़्यादा। किसका ज़्यादा होना, बेस पेयर का संख्या ज़्यादा होना पर हेलिक्स टर्न पे, इसलिए उसको नाम दिया गया अंडर बाउंड। सर इट मीन्स जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा और जिस पार्ट में अनवाइंडिंग होगी उससे जो दूर का एरिया होगा उसमें ओवर बाउंडिंग होगी, और जो उसके नजदीक वाला एरिया, मतलब जो उसके नजदीक जितना भी डीएनए का स्टैंड है वहां पर अंडर बाउंड होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, दूर और नज़दीक से अगर आप करेंगे तो फिर दूर कितना और नज़दीक कितना है तो कन्फ्यूजन आपको करेगा।
जहाँ पे ओराई साइट है मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट हुआ, जिस डायरेक्शन में फॉर्क मूव करेगा, राइट, जो पेरेंटल डीएनए स्टैंड होगी उस पे आपकी क्या होगी, अंडरवाइंडिंग होगी। रेप्लिकेशन प्रोसेस जब आगे मूव कर रहा होगा, उसके पीछे डीएनए पॉलीमरेज के पीछे जो नई स्टैंड बन रही होगी, जिसमें एक स्टैंड पेरेंटल का होगा, एक स्टैंड न्यू का होगा, वहां पे जो डीएनए होगा वो क्या होगा, ओवरबाउंड होगा एज कंपेयर टू द आगे वाले के। ओके सर। ओके, यस सर। ओके, सो इस लाइन पे आपको यहाँ पे बताया गया कि मोस्ट ऑफ द जो सेलुलर डीएनए होते हैं, मोस्ट ऑफ से मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ कंडीशंस में आपको डीएनए रिलैक्स फॉर्म में भी देखने को मिलता है, जिस सेल्स में कोई रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होती है या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो रही होती है। बट ऐसे बहुत कम सेल्स होती हैं, दैट्स वाई नॉट ऑल वर्ड यूज किया गया है कि सारे सेल्स ऐसे नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकली एक्टिव जो सेल्स होंगे उन सेल्स में डीएनए जो होगा कैसा होगा, अंडरबाउंड होगा, क्योंकि उन सभी सेल्स में डिवीजन हो रहा होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होता है, चल रहा होता है। DNA has fewer helical turns than would be expected for the B form of structure। मतलब कि जब आपका DNA अंडरबाउंड कंडीशंस में होगा, उस कंडीशंस में B फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होगा उसके कंपेरेटिवली उस DNA में नंबर ऑफ हेलिकल टर्न क्या होंगे, लेस होंगे, कम होंगे। तो लेस होने का मतलब क्या हो गया, अंडर, ठीक है। ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ओवर। इसको यहाँ से आप रिलेट कीजिए, अंडर का मतलब है लेस, ओवर का मतलब है मोर। तो जब बी फॉर्म आपका क्या है, एक रिलैक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिफरेंस है ये। तो रिफरेंस के टर्न्स की कंपेरेटिवली अगर कम टर्न होगा उसको आप बोलेंगे अंडर, और रेफरेंस के कंपेरेटिवली क्या होगा, टर्न की संख्या ज़्यादा होगी तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ओवर। तो बी फॉर्म जो डीएनए होता है, ये डीएनए का फॉर्म हमारे लिए क्या है, एक रेफरेंस है। तो इस रेफरेंस के कंपेरेटिवली इसमें कितना होता है, 10.5 बेस पेयर आपके पर टर्न पे होते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे टर्न की संख्या क्या हो जाए, लेस टर्न अगर होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज अंडरबाइंड, अंडरबाउंड, और अंडरबाउंड वाले को आप नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। और अगर मोर क्या होंगे, टर्न होंगे डीएनए में, मोर टर्न होंगे तो क्या होगी, दैट इज ओवरबाउंड होगी। और इस ओवरबाउंड डीएनए को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस सर पॉजिटिव सुपर कॉलिंग में बीच पेयर के बीच में डिस्टेंस कम होगा ना? सॉरी सर पॉजिटिव सुपर कॉलिंग में बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कम होगा ना? नहीं, ज्यादा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के केस में बेस पेयर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पर टर्न पे बेस पेयर के नंबर भी क्या होंगे, कम होंगे। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के केस में क्या होगा, पर बेस पेयर पे नंबर ज़्यादा होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसके केस से बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, तभी तो वो ओवर है। ओके सर। आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 100 बेस पेयर हैं, 100 बेस पेयर का एक डीएनए है। एक डीएनए है जो कि बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे 12 टर्न को कंटेन करता है, और एक डीएनए जो कि आपका 10 टर्न को कंटेन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किस वाले डीएनए के फॉर्म में आपको ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस देखने को मिलेगी, या जो बेस पेयर होंगे उनमें डिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, तो आप आंसर क्या करोगे। मान लीजिए डीएनए आपका ए है और ये क्या है, आपका बी है, बताइए। बी वाले में डिस्टेंस सर ए कम में होगा। कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगी। इसका मतलब यही होगा ना कि जहाँ पे टर्न की संख्या सॉरी सर, कम बी होगी वो में डीएनए हाईली कॉम्पैक्ट होगा, है ना। जहाँ पे टर्न की संख्या कम होगी इसका मतलब डीएनए वो हाईली कॉम्पैक्ट है। तो यही तो ये बता रहा है कि अंडरबाउंड कंडीशन यस सर। में हमेशा जो हेलिक टर्न की नंबर होगी वो बी फॉर्म के कंपेरेटिवली कम होगा, लेस होगा, इसीलिए वो ज़्यादा सुपर क्वाइल्ड है। और वो कैसा सुपर क्वाइल्ड है, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको आगे भी देखने और समझने को मिलेंगे, तो थोड़ी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये फिगर देखिए, जिस चीज़ को लेकर के आप लोग पूछ रहे थे, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में थोड़ी सी आ जाएगी, राइट। यहाँ पे आप देखिए दोनों चीज़ों को दिखाया जा रहा है, अंडर बाउंड कंडीशंस का भी और ओवर बाउंड कंडीशंस का भी, ठीक है।
अभी आप इसको, अभी तो फिलहाल हम लोग डीएनए एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल में आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शंस लिख रखा है। तो ऐसे आप इसको समझिए कि जिस तरफ मतलब जहाँ कहीं पे भी डीएनए ओपन होगा उसके आगे की तरफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगी, मतलब कि कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेंगे, तो वहाँ पे जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, अंडर बाउंड होगी। उसके जस्ट जहाँ पे बन चुका होगा या जो पॉलीमरेज का एंजाइम होगा उसकी जब पीछे वाली जो चीज़ें होंगी वहाँ पे हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज़ द नॉर्मल दिखने को मिलेगा, मतलब ओवरबाउंड दिखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ट्रांसक्रिप्शंस का प्रोसेस दे रखा है, इसलिए ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे डीएनए की मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग साइट से आगे की तरफ हमेशा आपको डीएनए क्या मिलेगा, स्ट्रेन कंडीशंस में मिलेगा, मतलब अंडरबाउंड में मिलेगा। सर डीएनए तो बाई डायरेक्शन में रिप्लिकेशन करता है ना, मतलब ओराई साइड के दोनों तरफ। क्या क्या शो करता है? सर बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन होगा ना ओराई साइड के दोनों तरफ। हाँ, चाहे वो प्रोकैरियोटिक के केस हो चाहे वो यूकैरियोटिक के केस हो, दोनों ही केसेस में डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस बाई डायरेक्शनल होती है। तो फिर सर मतलब एक तरफ ज्यादा सुपर कोइलिंग और एक तरफ मतलब ओवरबाउंड, ऐसा क्यों फिर सर? दोनों नहीं तरफ नहीं, ही मतलब। एक तरफ की बात नहीं है, इसको ऐसे समझिए आप, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा पेज खाली लेता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये डीएनए का इस तरीके से बबल्स बना, आगे भी डीएनए है, आगे भी डीएनए, यहाँ से मान लीजिए रेप्लिकेशन फॉर का मूवमेंट इधर की तरफ हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन फॉर का मूवमेंट इधर की तरफ हुआ, ठीक है। अब ये जो डीएनए नया बनेगा इसके मूव करने के बाद, इस वाले डीएनए पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। आगे जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे इससे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज के बाद जो नया वाला स्टैंड जहाँ से ओपन हुआ है, इस पे क्या होगा, इधर बनेगा, आगे की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे बनाएगा, इस पे यहाँ की तरफ बनाएगा। तो ये जो स्टैंड आपकी नई वाली सिंथेसाइज हो रही होगी, इस स्टैंड में आपको देखने को जो मिलेगा या तो रिलैक्स फॉर्म में, मतलब 10.5 बेस के फॉर्म में, या मे बी उससे भी कम। लेकिन जो आगे की तरफ स्टैंड जैसे जैसे ओपन होती जाएगी, ये वाले स्टैंड पे आपको प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, मीन्स ज़्यादा स्टैंड होंगे। ये फिगर आपको वही दिखा रहा है रेप्लिकेशन फॉर की ही बारे में, कि जैसे आप ओपन करोगे आगे वाली जो स्टैंड होगी वो क्या होगी, सुपर कॉइल के फॉर्म में चली जाएगी। मतलब सर जो न्यूली हो रहा है उस पर स्ट्रेन कम पड़ेगा। हाँ, न्यूली जो सेंसाइज स्टैंड होगी उस पर स्ट्रेंड कम होगा, जिस पे हो रहा होगा, मीन्स जो आगे की तरफ मूव उसके कर रहा आगे होगा उस पे ज़्यादा होगा। उस पर स्ट्रेन ज्यादा होगा, सुपर कोइलिंग वहां ज्यादा होगी। हाँ, ओके। सुपर कॉइलिंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको कि लिंकिंग नंबर के नाम से जाना जाता है। ये लिंकिंग नंबर आपको थोड़ा और इजी वे में समझाने की में हेल्प करेगा कि कैसे सुपर कॉइलिंग की प्रोसेस को आप नेगेटिव और पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। तो लिंकिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे दो सर्कुलर डीएनए स्टैंड आपको दी गई है, स्टैंड 1, स्टैंड 2। तो दो डीएनए के स्टैंड आपस में जितनी बारी क्या कर रहे हैं, ओवर क्रॉस कर रहे होंगे, उस ओवर क्रॉस वाले साइड को आप लिंकिंग नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों स्टैंड बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक जगह पे ओवर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज़ द लिंकिंग नंबर का नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए लिंकिंग नंबर क्या है, आपके 6 हैं, इसका मतलब 6 टाइम क्या करेंगे, ओवर क्रॉस करेंगे, 1 टाइम, फिर यहाँ पे आप देखिए 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे आप देखिए 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे आप देखिए 4 टाइम्स, फिर देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स, फिर आप यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स। ये 6 टाइम क्या किया इन्होंने, क्रॉस किया, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वन डीएनए स्टैंड मे बी आइदर सर्कुलर और लीनियर, दूसरे डीएनए के स्टैंड से विदाउट ब्रेकआउट हुए, विदाउट लीक हुए, जितनी बारी एक स्टैंड को दूसरे स्टैंड पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, क्रॉस करेगा, टर्न को पूरा करेगा, उसी चीज़ को या उसी नंबर को आप लिंकिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये वाले फिगर में आपको लिंकिंग नंबर 1 दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे एक ही बार सिर्फ क्रॉस किया हुआ है इस तरीके से। इस वाले फिगर में आपको लिंकिंग नंबर 6 दिखाई दिए क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग नंबर इस 6 बार क्या किया है, क्रॉस किया हुआ है। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फैक्ट क्या है, द लिंकिंग नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स
the second strand pierces their surface. So basically एक स्टैंड दूसरे स्टैंड पे कितनी बार क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है या उसको ओवरलैप कर रही है, उस प्रोसेस को या उस नंबर को आप लिंकिंग नंबर के नाम से जानते हैं। द लिंकिंग नंबर ऑफ अ क्लोज सर्कुलर डीएनए इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब कोई नंबर ही होगा, मे बी वो आपके इंटीजर का मतलब माइनस से लेकर के पॉजिटिव तक में कोई भी नंबर हो सकता है, तो मे बी -1 होगा, -2 होगा या -3 या जो भी +1 2 +3 इस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। लिंकिंग नंबर इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। टोपोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं, मतलब जब तक डीएनए के स्टैंड को कट न किया जाए, मतलब ब्रेकआउट न किया जाए, तब तक आप उसकी लिंकिंग नंबर को या उसके ट्विस्टिंग नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को आप टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। मतलब इस लिंकिंग नंबर को अगर आपको कम करना है या ज़्यादा करना है, तो आपको एक इस दोनों में से किसी एक स्टैंड को कट करना पड़ेगा। जब तक आप कट नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिंकिंग नंबर को ना तो कम कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। सो ऐसी प्रॉपर्टी को आप टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। सो लिंकिंग नंबर इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिकॉज it does not vary when the DNA is bent or deformed as long as both DNAs can remain intact. मतलब डीएनए के मोड़ने से, डीएनए के फोल्ड करने से, डीएनए के बेंड करने से भी लिंकिंग नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि वो दोनों स्टैंड आपस में इंटैक्ट हैं, उनको ब्रेक न किया जाए, उनको काटा ना जाए और उनको अलग नहीं किया जाए। अगर ये अलग नहीं होंगे तो आप इस डीएनए को चाहे तो आप फोल्ड कर दीजिए, चाहे पूरा मोल्ड कर दीजिए, चाहे पूरा बेंड कर दीजिए, उससे लिंकिंग नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी को ही आप टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। द स्टैंड आर इंटरवाउंड इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स, द लिंकिंग नंबर इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव। मतलब आपको बताया जा रहा है कि जब दो डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में जो लिंक्ड होते हैं, इस तरीके से नॉर्मली लिंक अगर होंगे तो वहाँ उस केस में डीएनए की स्टैंड जो होगी या डिफाइंड जो लिंकिंग नंबर करेंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। लेकिन फॉर स्टैंड इंटरबाउंड इन लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और अगर आपका डीएनए का जो हेलिक्स अगर इंटरेक्ट हुआ है, इंटरबाउंड का मतलब होता है इंटरेक्शंस, आपस में जुड़ना। जैसे ये डीएनए का जो दो हेलिक्स हैं, अगर इन हेलिक्स का जो रोटेशन है वो कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। राइट हैंडेड है तो उस केस में क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए के लिए और राइट हैंडेड डीएनए के लिए लिंकिंग नंबर का नंबर कैसा होगा। तो आपके केस में जो डीएनए है वो कैसा है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, बी डीएनए लेफ्ट हैंडेड। जी, बी डीएनए लेफ्ट कैसा हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड। सर। बताइए। Yes sir, left-handed. बाप रे बाप, मतलब आपका डीएनए जो है वो आपके सेल्स में जो पाया जा रहा है वो लेफ्ट हैंडेड है। राइट हैंडेड है सर। मतलब राइट अगर, हैंडेड। मतलब मैं अगर यही सवाल देता तो ये भी गलती हो जाती। मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो सवाल बनने वाला ही नहीं है। इंसाफ डीएनए है लेफ्ट। आपको आपको 3 डीएनए पढ़ाया गया, ए डीएनए पढ़ाया गया, बी डीएनए पढ़ाया गया, जेड डीएनए पढ़ाया गया। इन तीनों सर में वो से वाला वो क्लास अटेंड नहीं की थी जी जो डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। सर ए डीएनए और बी डीएनए राइट हैंडेड है और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड। तो वही बात हो रही है। सर जेड डीएनए मतलब लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सब राइट हैंडेड है। तो नॉर्मली आपके जो जितने भी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के हों चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स के हों, जो बी मतलब जो बी डीएनए है हमारी जो सेल्स में पाया जा रहा है वो राइट हैंडेड होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दोनों जो स्टैंड हैं अगर राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में, इको हो रही है आपकी वॉइस। सर वॉइस मतलब गूंज रही है आपकी। अरे प्रॉब्लम हो गया मेरी तरफ से या फिर आप लोगों का कुछ माइक कोई ऑन हो गया है, अभी भी हो रहा है। सर माइक आप लोग थोड़ा ऑफ कर भाई लीजिए कौन था शायद। सर? ओके, अभी भी इको हो रहा है।
अब नहीं हाँ है सर। सर। ओ सर। तो आप में से किसी की माइक मेरे ख्याल से ऑन हो गई थी, जिसकी वजह से बाउंस बैक हो रहा होगा। सो कोई नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पे। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो लिंकिंग नंबर है, अगर दोनों स्टैंड आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं कि उनका रोटेशन ओरिएंटेशन राइट हैंडेड होगा, तो उस केस में लिंकिंग नंबर को आप डिफाइन पॉजिटिव करते हैं। और अगर लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेशन में होगा, तो उसे आप क्या करते हैं, डिफाइन नेगेटिव की फॉर्म में करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन डीएनए के दोनों जो हेलिक्स हैं, दैट मीन्स स्टैंड है, उनके इंटरेक्शंस में जो ओरिएंटेशन है, दैट मीन्स डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको बताया गया। तो राइट हैंडेड होगा तो पॉजिटिव लिंकिंग नंबर, लेफ्ट हैंडेड रहेगा तो नेगेटिव लिंकिंग नंबर। यहाँ पे अगला स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। when the molecule is relaxed, the linking number is simply the number of a base pair divided by the number of a base pair per turn। मतलब अगर आपका डीएनए रिलैक्स फॉर्म में है, उस केस में आपको लिंकिंग नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या दिया गया कि जितने भी आपके टोटल बेस पेयर हैं, बेस पेयर की संख्या को डिवाइड कर दीजिए किससे, दैट इज द बेस पेयर पर टर्न से। किससे? बेस पेयर पर टर्न से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10.5 क्या है आपका यहाँ पे बेस पेयर पर टर्न है। ओके, इस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए टोटल बेस पेयर को, नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न। तो मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कोई डीएनए है जहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्या दैट इज 200 क्या है आपके बेस पेयर हैं। तो इस बेस पेयर को आप 10.5 से डिवाइड कर दीजिए, ये नंबर जो निकल करके आएगा वही आपका सिंपली क्या हो जाएगा, लिंकिंग नंबर हो जाता है। तो रिलैक्स डीएनए मॉलिक्यूल के लिए जब आपका डीएनए किसी स्ट्रेन में नहीं है, कोई दबाव में नहीं है, उस कंडीशंस के लिए जो लिंकिंग नंबर होगा वो लिंकिंग नंबर जो पर टर्न की संख्या आएगी, मतलब हेलिक्स टर्न की संख्या आएगी, हेलिक्स टर्न का नंबर ही लिंकिंग नंबर क्या है, कहलाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ से यहाँ के टर्न को आप क्या बोलते हैं, दैट इज हेलिक्स टर्न। तो यही तो आपको निकालना था। तो नंबर ऑफ ए गिवन बेस पेयर ऑफ डीएनए से आप कैसे लिंकिंग नंबर निकालेंगे, उसके लिए नॉर्मली आपको फॉर्मूला दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ अ बेस पेयर डिवाइड बाई बेस पेयर पर टर्न, दैट मीन्स 10.5। बात समझ में आई? ओके, तो लिंकिंग नंबर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया कि जब आपका डीएनए रिलैक्स फॉर्म में है, उस केस में आप टोटल बेस पेयर के नंबर को डिवाइड कर दीजिए 10.5 से या बेस पेयर पर टर्न से, तो आप निकल करके आ जाएगा लिंकिंग नंबर के बारे में। द लिंकिंग नंबर इन रिलैक्स डीएनए दैट मीन्स एल के नॉट, मीन्स एल के जीरो से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बोलते हैं लिंकिंग नंबर इन रेस्ट कंडीशन या रिलैक्स डीएनए। इज यूज्ड एज अ रेफरेंस के रूप में क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। मतलब इसी से कम अगर होगा लिंकिंग नंबर तो उसे आप नेगेटिव बोलेंगे, इसी से ज़्यादा होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, एल के नॉट इज ग्रेटर दैन एल के, मतलब लिंकिंग नंबर नॉर्मल वाले से, या एल के नॉट इज लेस देन एल के, मतलब नॉर्मल वाले से। सो एल के नॉट का मतलब क्या हुआ, रिलैक्स्ड फॉर्म में, और एल के का मतलब क्या हुआ, जिस डीएनए के स्ट्रैंड को आप निकालना चाहते हैं। मतलब ये आपके पास रेफरेंस वैल्यू हो गई। तो रेफरेंस वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा होगी किससे, नॉट मतलब जिसका आप कंपेयर करना चाहते हैं, उस केस में क्या होगा, और रेफरेंस वैल्यू से अगर आपका ज़्यादा होगा उस केस में क्या होगा। यहाँ पे आप समझिए, रिलैक्स डीएनए था जिसके पास लिंकिंग नंबर कितने थे, 200 थे, राइट। मतलब एल के नॉट, रिलैक्स डीएनए के रिलैक्स डीएनए के लिंकिंग नंबर को आप एल के नॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल के नॉट की नंबर कितनी हो गई यहाँ पे, 200 हो गई। अब कोई डीएनए है जिसको कि आपको निकालना है, टारगेट पे है, और आपने यहाँ पे निकाला कि इसकी लिंकिंग नंबर कितनी आई, 198 आई। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये डीएनए सुपर कॉइलिंग जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, चेंज इन लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू एल के माइनस एल के नॉट, जहाँ पे एल के नॉट क्या है, रिलैक्स्ड फॉर्म में है, एल के क्या है, जो सैंपल को आपको यूज करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कितना आया था, 198, 198 माइनस कितना है आपका यहाँ पे 200, ये क्या हो जाएगा 200, तो वैल्यू कितनी आएगी, -2। ये -2 साइन आपको बताता है कि इस डीएनए में 2 पर टर्न की संख्या क्या हो गई, कम हो गई है, जिसकी वजह से डीएनए हाईली क्या हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है।
इसका मतलब यहाँ पे इस केस में डीएनए आपका कैसा है, नेगेटिव सुपर कॉइल की कंडीशंस में हो रहा है। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये अब 202 हो गया है, तो उस केस में डेल्टा एल के की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स चेंज इन लिंकिंग नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, दैट इज 202 माइनस 200 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 साइन आएगा। ये पॉजिटिव साइन है, मतलब लिखा नहीं गया, मतलब पॉजिटिव साइन है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव सुपर कॉयल। और यहाँ पे पर टर्न की नंबर क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई, मीन्स ऐड किया गया है। तो पर टर्न पे जो बेस पेयर का नंबर होगा वो क्या होगा, और कम हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, डीएनए आपका क्या होगा, ओवर रिलैक्स्ड हो जाएगा, मतलब ओवर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी डीएनए में अगर आपको लिंकिंग नंबर निकालना है और उस लिंकिंग नंबर को कंपेयर करेंगे रिलैक्स वाले से, दैट मीन्स 10.5 बेस पेयर के हिसाब से, तो आप बता सकते हैं कि ये डीएनए आपका सुपर कॉयल नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। उसके लिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है कि चेंज इन लिंकिंग नंबर मीन्स डेल्टा एल के इज इक्वल टू एल के माइनस एल के नॉट, जहाँ पे एल के नॉट किसके लिए है, रिलैक्स्ड फॉर्म के लिए है, और ये किसका है, सैंपल का है जिसका क्या आप निकालना चाहते हैं, और ये क्या है आपका चेंज इन लिंकिंग नंबर का है। तो चेंज इन लिंकिंग नंबर की वैल्यू अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहला कंडीशंस, अगर डेल्टा एल के की वैल्यू नेगेटिव साइन में आती है तो ये क्या बताता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अंडर बाउंड होगा। अंडर बाउंड का मतलब क्या हो गया, दैट इज द वहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे पर टर्न पे, और पर टर्न संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा कंडीशन पे है दैट इज एल के की वैल्यू अगर क्या हो, पॉजिटिव साइन में हो, तो ये क्या बताता है, दैट इज द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या होगा, दैट इज ओवर बाउंड। ओवर बाउंड का मतलब क्या हो गया, फ्यू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन पर टर्न। ठीक है, लेसन नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। सो क्या ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लिंकिंग नंबर का निकालना, लिंकिंग नंबर के बेसिस पे डिफाइन करना पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों को? यस सर। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग 2 से 3 मिनट टाइम लेना और उसमें निकाल करके मुझे बताना कि हाँ कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, रेडी हैं? अगर रेडी नहीं है तो आप रेडी हो जाइए, आपको होना ही पड़ेगा। यस सर। यस सर। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे एक डीएनए है जिसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, और ये 100 बेस पेयर वाला जो डीएनए है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है, मीन्स रिलैक्स्ड बी फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसी डीएनए को 2 कंडीशंस में दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कंडीशन नंबर 1, जहाँ पे आपको इनके इनके बेसिस पे आपको निकालना रहेगा, दैट इज पर टर्न के नंबर। मैं पर टर्न का नंबर इस केस में दे रहा हूँ कि हाँ कितना है कितना नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए पर टर्न के नंबर आपके जो आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, 7 है, और दूसरा आपका क्या है, दैट इज द 11 है। इन दोनों कंडीशंस में आपको बताना है कि कौन सा कंडीशंस वाला डीएनए नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में है और कौन सा कंडीशंस वाला डीएनए पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में है, और दोनों में लिंकिंग नंबर क्या होंगे। सर फर्स्ट वाला नेगेटिव फर्स्ट सुपर तो कॉइल, नेगेटिव ये जो नंबर है, ये नंबर आपका क्या है, लिंकिंग नंबर का है। ठीक है, 11 और 7। अब बताइए, सवाल समझ में आया आप लोगों को? सर एक तो आपने ये पूछा कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है, सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, सवाल मेरा यही है कि इन दोनों कंडीशंस में आपको देख के बताना है कि कौन सा डीएनए आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की कंडीशंस में है और कौन सा डीएनए आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कंडीशंस में है।
एक डीएनए है जिसमें 10 बेस पेयर 100 बेस पेयर हैं और ये रिलैक्स फॉर्म ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन नंबर 1 है 7 लिंकिंग नंबर, कंडीशन नंबर 2 है 11 लिंकिंग नंबर। सो बेस्ड ऑन गिवन डेटा आपको ये बताना है कि विच वन रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एंड विच वन रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। First one represents negative, -3, I reckon. Second one positive. ओके, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट। यस सर, फर्स्ट Second, नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है। फर्स्ट में नेगेटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है। तो आप लोग को आपको यहाँ पे और बाकी लोग बताइए। 2 लोगों का आंसर आया अभी, आई थिंक पूनम और शौकत बोल रहे हैं। सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बता दिए थे, लिंकिंग नंबर कैलकुलेट कर रहे। नेगेटिव और पॉजिटिव तो बता दिया था आपने, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, इसका लिंकिंग नंबर आपको निकालना था, तो लिंकिंग नंबर निकालने के लिए बेस पेयर की संख्या को 10.5 से डिवाइड कर देना था, तो लगभग ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, राइट। ये 10 किसका है, एल के नॉट का है, मतलब रिलैक्स डीएनए का है। अब इसके कंपेरेटिवली आपको कंपेयर करना है, तो लिंकिंग नंबर जब आपका कम होगा इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे, अगर आप डेल्टा एल के की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, एल के की वैल्यू निकालेंगे माइनस एल के नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो एल के की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 है, तो 7 माइनस अगर आप 10 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। इसका मतलब ये डीएनए आपका क्या होगा, नेगेटिव सुपर कॉयल होगा। बात समझ में आई। यस सर, यस सर, यस। इसके लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा 1, मतलब कि ये पॉजिटिव साइन में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी। इस वाले डीएनए को आप बोलेंगे ओवर बाउंड और इस वाले डीएनए को आप बोलेंगे अंडर बाउंड। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस। चलिए, तो आपने यहाँ पे देखा कि लिंकिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की बताएंगे। इक्वेशन भी आपको यहाँ पे दे दिया गया और इस इक्वेशन में 3 जो फैक्टर हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे समझा दिया। आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रखा है, दैट इज द सुपर कॉइलिंग इंड्यूस्ड बाई अंडर बाइंडिंग इज देयरफॉर डिफाइंड एज द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। जो भी डीएनए आपका अंडर बाइंडिंग दिखाएगा या अंडर बाइंडिंग सुपर कॉइलिंग के थ्रू जाएगा उसको आप नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब हमेशा बताता है मोर कॉम्पैक्ट। इसका मतलब हो जाता है कि अब ये डीएनए और हाईली क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया है। मोर कॉम्पैक्ट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। इसके बाद क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हेलिक्स टर्न। ये सारे पॉइंट कहीं पे आप लिखिए, अदरवाइज आपको ये कंफ्यूजन करेगा और ये ऑप्शन से बन करके आते हैं कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप हमेशा जानते रहिए कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग रिप्रेजेंटिंग मोर कॉम्पैक्टनेस एज कंपेयर टू द बी रिलैक्स फॉर्म, हैविंग मोर नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, लेस नंबर ऑफ पर हेलिक्स टर्न। ठीक है, इतनी बातें तो आप जानते रहिए। सिमिलरली पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा, लेस कॉम्पैक्ट, ठीक है, लेस नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न एंड मोर नंबर ऑफ हेलिक्स टर्न। ठीक है, आई थिंक कि अभी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, या अभी भी है। सर आप सर जब किसी का डिफरेंस, सॉरी सर जब आप डिफरेंस मतलब बताया करें किसी का, तो सर अलग अलग कलर के पेन यूज अमित, किया आपकी करें, आवाज मतलब थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही एक जैसा हो जाता है। ठीक से बोलिए, सुन नहीं पा रहा हूँ। सर जब आप डिफरेंस मतलब बताते हैं ना किसी का, तो सर अलग पेन कलर का यूज किया करें। अच्छा, एक मतलब ये दिख मतलब नहीं रहा। कलर से मतलब दिखता तो है लेकिन सब कुछ एक में मिक्स हो जाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। डिफरेंस अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया पता है, ऐसे कि भी आपको नेगेटिव। ओके, समझ गया। अभी मैंने आपको ये बता रहा था कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के लिए फीचर्स क्या क्या आपके पास होंगे, उनको आप पॉइंट बना करके लिख लेना, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब हो जाता है मोर कॉम्पैक्ट दैन बी फॉर्म रिलैक्स या रिलैक्स डीएनए, मोर कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, मोर नंबर ऑफ क्या होंगे, बेस पेयर होंगे पर टर्न पे,
और इसके बाद क्या होगा, लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, हेलिक्स टर्न होगा। इसको आप कहीं पे लिख लेना, ये 3 फीचर है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के। और ये डीएनए कैसा होगा, अंडर बाइंडिंग होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट आप बना लेना पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के लिए। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के लिए क्या हो जाएगा, लेस कॉम्पैक्टनेस हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न हो जाएंगे, मोर नंबर ऑफ क्या होगा, पर टर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दे रहा है, दैट इज लिंकिंग नंबर कैन बी चेंज्ड बाय +-1 बाय ब्रेकिंग वन डीएनए स्टैंड, रोटेटिंग वन ऑफ द एंड्स 360 डिग्री अबाउट द अनब्रोकन स्टैंड एंड द रिजॉइनिंग द ब्रोकन एंड। आपको बताया जा रहा है कि लिंकिंग नंबर को आप एक कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं तब जब ये दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड को आपने क्या किया है, ब्रेकआउट किया हुआ है, और ये स्टैंड क्या करे, इसके वजह से ऊपर ऐसे ओवरलैप करे और यहाँ से क्या हो जाए, इसको निकाल दिया जाए 360 एंगल पे। तब जा कर के बेसिकली क्या होगा, लिंकिंग नंबर को चेंज कर पाएंगे। जब तक आप डीएनए के किसी दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड को अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे, कट नहीं लगाएंगे, it is not possible to change the linking number of that DNA molecule, even you can just fold or mold the DNA entire DNA sequences। आप चाहे उसको फोल्ड कीजिए, चाहे आप उसको ट्विस्ट कीजिए, लेकिन कभी भी डीएनए का लिंकिंग नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तभी चेंज होगा जब उस डीएनए के स्टैंड को आप क्या करेंगे, कट लगाएंगे। सो इस लाइन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए, समझ लीजिए कि लिंकिंग नंबर को चेंज करना सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब उस डीएनए के स्टैंड को ब्रेक किया जाए। या तो दोनों स्टैंड को ब्रेक कर सकते हैं या तो एक स्टैंड को ब्रेक कर सकते हैं। विदाउट ब्रेकिंग लिंकिंग नंबर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई आप इसको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो टोपोलॉजिकल का मतलब यही हो जाता है, this change has no effect on the number of a base pair or the number of atoms in the circular DNA molecule। लिंकिंग नंबर के चेंज होने से उस डीएनए के बेस पेयर पे, उस डीएनए में इन्वॉल्व होने वाले एटम्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि लिंकिंग नंबर अगर चेंज हो भी रहा है तो उसके चेंज होने से डीएनए के बेस पेयर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और लिंकिंग नंबर सिर्फ तभी चेंज होगा जब उस स्टैंड को क्या किया जाए, ब्रेकआउट किया जाए। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टू फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए दैट डिफर ओनली इन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी सच एज लिंकिंग नंबर आर रिफर्ड टू एज टोपो आइसोमर्स। अगला टर्म आपके लिए मिल गया, व्हाट इज द मीन ऑफ टोपो आइसोमर। तो टोपो आइसोमर का मतलब क्या हो गया, जैसा भी आप ऊपर देख रहे थे, एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है, इनमें भी 200 बेस पेयर, यहाँ पे भी 200 बेस पेयर, लेकिन इनका नंबर क्या हो, लिंकिंग नंबर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनका लिंकिंग नंबर क्या हो, 7 हो, इनका क्या हो, 11 हो। इन दोनों को आपस में आप क्या बोलोगे, टोपो आइसोमर के नाम से जानेंगे। तो टोपो आइसोमर का मतलब क्या हुआ, दो डीएनए मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में डिफरेंस कर रखते हो, लिंकिंग नंबर में। लिंकिंग नंबर का डिफरेंसेस होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी, उसको आप टोपो आइसोमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके पहले वाली जो स्लाइड थी, जैसे ये दोनों स्टैंड बेसिकली क्या है, टोपो आइसोमर है। ठीक है, यस सर। हाँ, ओके। सो लिंकिंग नंबर के वजह से, मतलब सुपर कॉइलिंग की वजह से बनने वाली जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका नाम है टोपो आइसोमरेज। ये टोपो आइसोमर जो है, इन्हीं के नंबर को घटाने बढ़ाने के लिए जो एंजाइम काम करता है, उसको आप टोपो आइसोमरेज के नाम से जानते हैं। टोपो आइसोमरेज एंजाइम दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ अ डीएनए अंडर बाइंडिंग और टोपो आइसोमरेजेस। ये एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए के अंडर बाइंडिंग कंडीशंस में उनके नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, किसके, उनके एक्सटेंशन को, मतलब कि उनके नंबर को, लिंकिंग नंबर को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। उस एंजाइम को आप टोपो आइसोमरेज के नाम से जानते हैं। दो क्लासेस होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ डीएनए दैट दे चेंजेस द लिंकिंग नंबर। टोपो आइसोमरेज जिस प्रॉपर्टी को चेंज करेगा उसको आप लिंकिंग नंबर के नाम से जानते हैं। मतलब टोपो आइसोमरेज जहाँ कहीं पे भी काम करेगा, वो लिंकिंग नंबर को क्या करेगा, अल्टर करेगा। राइट, देयर आर टू क्लासेस ऑफ टोपो आइसोमरेज। दो क्लासेस है यहाँ पे टोपो आइसोमरेज की। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमरेज सेकेंड। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एक्ट बाई ट्रांजिटली ब्रेकिंग वन ऑफ द टू डीएनए स्टैंड। इस लाइन को अंडरलाइन लगाइए
और इस पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में बन करके आ जाते हैं ऑप्शंस में। टोपोआइसोमरेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये दो स्टैंड में से सिर्फ एक स्टैंड को क्या करता है, ब्रेक लगाता है, और जब ये ब्रेक लगाएगा तो क्या करेगा, इसको पास करेगा, मीन्स पासिंग द अनब्रोकन स्टैंड थ्रू द ब्रेक एंड रीजॉइनिंग द ब्रोकन एंड्स। मतलब कि एक बार जब ये कट लगाएगा तो इसको क्या करेगा, पास करेगा, और फिर यहाँ से क्या करेगा करके रीजॉइनिंग कर देगा। तो डीएनए के दोनों स्टैंड में से एक डीएनए के स्टैंड में कट लगा करके ये लिंकिंग नंबर में क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। कितना, एक का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सवाल आपसे दिए जाते हैं। डिक्रीजमेंट दिया जाएगा, इंक्रीमेंट दिया जाएगा 1 का या 2 का। तो टोपोआइसोमरेज को आप रिलेट कर लीजिए, ये 1 है, ये 1 का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, बढ़ाएगा। लिंकिंग नंबर को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, डीएनए रिलैक्स हो रहा है या सुपर कॉइल हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है। बताइए। हम्म, लिंकिंग नंबर अगर किसी भी एंजाइम की हेल्प से या वजह से इंक्रीज हो रही है तो उस केस में वो एंजाइम रिलैक्स रिलैक्स कर रहा है या सर सुपर कॉइल रिलैक्स कर हो रहा रहा है। है, रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स होगा सर। इसका मतलब कि टोपोआइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिलैक्स करने में काम आता है, मतलब जो स्ट्रैंड बना हुआ है डीएनए का उसको रिलैक्स करेगा। आते हैं दूसरे वाले क्लास पे, टोपोआइसोमरेज सेकेंड ब्रेक बोथ डीएनए, मतलब दोनों जो डीएनए है इन दोनों डीएनए को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और इस हिसाब से ये लिंकिंग नंबर में 2 का क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। मतलब इसके कंपेरेटिवली ये डीएनए को और भी ज़्यादा क्या करेगा, रिलैक्स्ड करेगा। ये फिगर आपको समझा रहा है टोपोआइसोमरेज के वर्किंग मैकेनिज्म को कि किस तरीके से टोपोआइसोमरेज क्या है वो काम करता है। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों डीएनए के स्टैंड हैं। इस वाले पॉइंट पर आइए, दोनों डीएनए के स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम का एक्टिव साइट है जहाँ पे टायरोसिन क्या है, आपका अमीनो एसिड से पाया जा रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम पहले जाकर के डीएनए को क्या कर रहा है, इस तरीके से ब्लेब कर रहा है, और इस ब्लेबिंग की वजह से फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकेज लगा रहा है। एक डीएनए आपका क्या हुआ, देखिए स्टैंड ब्रेक हो गई। अब ये ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, पास होने के बाद फिर क्या होगा, आपका इस तरीके से हट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगी, आपकी रीजॉइनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसने एक लिंकिंग नंबर को क्या किया है, कम कर दिया है, सॉरी बढ़ा दिया है, डीएनए का और कर क्या कर दिया, दैट इज द रिलैक्स कर दिया। तो एक डीएनए के स्टैंड को पहले क्या करना है, कट करना है, फिर ये इसको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, पास करेगा, फिर जाकर के यहाँ पे क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। तो अभी जो लिंकिंग नंबर थी वो एक लिंकिंग नंबर क्या हो गई, और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई। यही लिंकिंग नंबर बढ़ा है आपका। ये पहले ऐसे था, अब काइंड ऑफ इन्वर्जन शो कर रहा है ना, क्या शो कर रहा है, काइंड ऑफ इन्वर्जन। नहीं इन्वर्जन कैसे, 360 डिग्री के एक्सेस पे से एक स्टैंड का रोटेशन हो रहा है। नहीं इन्वर्जन के केस में 180 एंगल पे होता है। इन्वर्जन के केस में डीएनए के बेस पे जो सीक्वेंसेस होते हैं 180 एंगल पे क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं। वहाँ 360 एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि डीएनए आपका ऐसे 3D में नहीं है, टू प्लेन पे है। प्लेन पे जब भी होगा रोटेशन तो ऐसे होगा पूरा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा या यहाँ का यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 180 एंगल का होता है। यहाँ पे इन्वर्जन कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों स्टैंड था, इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड पे क्या किया, ब्लैप किया, ब्लैप करने के बाद यहाँ पे क्या किया, कट लगाया, कट लगाने के बाद ये स्टैंड क्या किया, ऐसे ओवरलैप कर गई। तो अभी ये ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई लिंकिंग नंबर नहीं था, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक लिंकिंग नंबर दिखाई देना शुरू कर दिया, लाइक दैट, इस तरीके से ये लिंकिंग नंबर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। यही एक बढ़ा, इसी को ही आप बोलते हैं इंक्रीमेंट 1। ये बाकी आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दे रखा है कि किस तरीके से टायरोसिन इस पे अटैक करता है, कैसे ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, और फिर से कैसे ये लिंक्ड होता है। इस वाले फिगर को भी आप देख करके समझ सकते हैं। तो देखा आपने कि टोपोआइसोमरेज फर्स्ट किस तरीके से काम करेगा और कैसे एक लिंकिंग नंबर को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका टोपोआइसोमरेज सेकेंड, जो कि दोनों ही डीएनए के स्टैंड को क्या करता है, कट लगाता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे सुपर कॉइल डीएनए है, इसको लिया गया, ये आपका टोपोआइसोमरेज सेकेंड है। टोपोआइसोमरेज सेकेंड दोनों डीएनए के स्टैंड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। डीएनए के स्टैंड को ब्रेक करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे एक लिंकिंग नंबर और बढ़ जाएगा, मतलब 2 लिंकिंग नंबर क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से टोपोआइसोमरेज सेकेंड 2 लिंकिंग नंबर को बढ़ाता है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट 1 लिंकिंग नंबर को बढ़ाता है। और ये दोनों ही टोपोआइसोमरेज एंजाइम डीएनए को रिलैक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका, दैट इज सुपर कॉइलिंग का एज वेल एज टोपोआइसोमरेज के फंक्शन का। आपने अब तक समझा कि डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस केस में आप नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलेंगे, किस केस में आप पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलेंगे, लिंकिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए का लिंकिंग नंबर से कैसे आप कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले का, और उसके कंपैरेटिवली नंबर के बेसिस पे आप कैसे बता पाएंगे कि ये सुपर कॉइलिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है। टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है, टोपो आइसोमरेज की जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से डीएनए को रिलैक्स करती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। एंड होपफुली कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो फिर उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास में सवाल को पूछ सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, अभी कंटिन्यू करें आगे। सर मेरी साइड से नेटवर्क इशू बहुत है, मैं क्लास सुन भी नहीं पा रही हूँ। आप सुन नहीं पा रही हैं? यस सर, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, कितने लोग चाहते हैं कि अभी ये कंटिन्यू किया जाए, या फिर आज के लिए आप लोगों का काम मतलब आप लोग सैचुरेट हो गए हैं, या फिर अभी और ज़्यादा चीज़ शो करने की कंडीशंस में नहीं है? सर ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन यूकैरियोटिक सेल्स फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा तो मतलब फिर वो उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फ्रेश क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, मतलब आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा देखिए मैथमेटिकल पोर्शन भी रहा, और अमूमन ये आपको नॉर्मली इससे बुक से मिलते नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को या इस पीडीएफ फाइल को एक दो बार और आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लियर तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि इस टाइप के मतलब टॉपिक से आपको हमेशा अप्रोच टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, आपको लगाना पड़ता है उसमें कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, रटने से काम नहीं चलेगा, और यहाँ पे लर्न करने वाली कोई चीज़ है भी नहीं। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको सुपर कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लासेस में मीन्स कल की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स, और इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो कल ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का भी और अपने स्टडी पर अच्छे से फोकस बनाए रखिए। सो गुड नाइट टू ऑल। Good night, ओके sir. सर।